दोस्तों कैसे हो। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बताया था। मैंने बताया था कि किस प्रकार अष्टफलकीय यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो हम अष्टफलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चतुष्फलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन। तो आज हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है और ये भी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का ही पोर्शन है। चतुष्फलकीय यौगिकों में समभ्रंश डी कक्षकों का विपाटन। ध्यान से पढ़ें। अष्टफलकीय यौगिकों में आपको मैं डी कक्षकों का विपाटन पढ़ा चुका हूं। अब चतुष्फलकीय यौगिकों में थोड़ा सा पोर्शन दे रखा है हमारी बुक में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अष्टफलकीय यौगिकों में तो हमने ये पूरा डिटेल में पढ़ा था। देखो चतुष्फलकीय यौगिक की बात करते हैं। इस तरह का होता है, ये इससे चार एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं, केंद्रीय धातु आयन है ये, ठीक है। तो चतुष्फलकीय यौगिक जो होता है उसमें केंद्रीय धातु आयन से ये लिगेंड मैंने आपको जुड़े हुए दिखा रखे हैं। चार उपसहसक बंध जुड़े होते हैं और बंध कोण लगभग होता है 109 डिग्री। सभी बंध कोण 109 के आसपास होते हैं। तो एक बार बताइए, जब दो लिगेंडों के बीच में कोण 109 का है तो क्या लिगेंड अक्षों की दिशा से जुड़े हैं? क्या नहीं। जबकि अष्टफलकीय यौगिक में जब अष्टफलकीय यौगिक निर्मित होता है तो केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड अक्षों की दिशा से जुड़ते हैं, जबकि इसमें उल्टा है। चतुष्फलकीय यौगिक के निर्माण के समय केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड अक्षों की दिशा से नहीं जुड़ते हैं, अक्षों के मध्य से जुड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक हैं 5, जिनके नाम मैंने बताए थे DXY, DYZ, केंद्रीय धातु आयन के ये 5 कक्षक हैं। डी कक्षक DXZ, ये है DX2Y2 और ये DZ2। जब चतुष्फलकीय यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड अक्षों के मध्य से जुड़ते हैं। इन तीनों कक्षकों की पालियां, केंद्रीय धातु आयनों के इन तीनों कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य में होती हैं, ठीक चतुष्फलकीय का उल्टा। तो लिगेंडों के रास्ते में इन तीनों कक्षकों की पालियां आएंगी, क्योंकि लिगेंड अक्षों के मध्य से जुड़ रहे हैं और अक्षों के मध्य में इन तीनों कक्षकों की पालियां हैं। अष्टफलकीय यौगिक से जस्ट उल्टा है। तो इन तीनों कक्षकों को मिलेगा प्रतिकर्षण, तो इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा हो जाएगी ज़्यादा और इनकी ऊर्जा रह जाएगी कम। जबकि अष्टफलकीय यौगिकों में क्या होता था, इन दोनों की ऊर्जा होती थी अधिक और इन तीनों की ऊर्जा रह जाती थी कम। यहाँ उल्टा है। क्लियर? तो अब इसको हम पढ़ लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। समझ गए उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अष्टफलकीय यौगिक बनता है तो लिगेंड जुड़ते हैं अक्षों की दिशा से, तो लिगेंडों के रास्ते में ये दोनों कक्षक आते हैं, तो इनकी ऊर्जा वहाँ ज़्यादा होती है। जबकि चतुष्फलकीय यौगिक जब बनता है तो लिगेंड जुड़ते हैं अक्षों के मध्य से, तो लिगेंडों के रास्ते में इन तीनों कक्षकों की पाली आएंगी, तो इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा हो जाएगी अधिक। यहाँ उल्टा है। तो हम लिख सकते हैं चतुष्फलकीय यौगिक, फटाफट देख लो। चतुष्फलकीय यौगिक के निर्माण के समय केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड अक्षों के मध्य से जुड़ते हैं, आता है लिगेंडों के रास्ते में
डी एक्स वाई, डी वाई जेड व डी एक्स जेड कक्षकों की पालियां आती हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आता है इन कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है और उनकी ऊर्जा कम रह जाएगी। कौन कौन से इनकी? डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। इन कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। और जैसे वहां पर अपन ने डायग्राम बनाया था डी कक्षकों के विपाटन को दर्शाने वाला, इसी तरह चतुष्फलकीय यौगिकों में भी बना लेते हैं। आपके चतुष्फलकीय यौगिक के लिए बना रहे हैं हम। ये केंद्रीय धातु आयन के 5 डी कक्षक हैं। ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी एक्स जेड है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये डी जेड स्क्वायर है। ये पांचों कैसे हैं? समरंश, क्योंकि अभी लिगेंड जुड़े नहीं हैं। ये समरंश कक्षक हैं। इनकी ऊर्जा कैसी है? समान है। सही है, समरंश कक्षक हैं। लिगेंडों के कारण ये 2 भागों में विपाटित हो जाएंगे। ठीक है, 2 भागों में बढ़ जाएंगे जब लिगेंड आकर के जुड़ेंगे केंद्रीय धातु आयन से। तो लिगेंडों के रास्ते में यहाँ उल्टा है, इनकी पाली आएंगी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की। तो इनकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी। कौन कौन की अधिक हो जाएगी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। जबकि अष्टफलकीय यौगिकों में इन दोनों की ऊर्जा अधिक होती थी और यहाँ इनकी ऊर्जा क्या रह जाएगी? कम। ठीक है, डी एक्स वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये इन दोनों के मध्य का ऊर्जा अंतराल, वही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। विपाटन ऊर्जा सिंबल होगा वहाँ था डेल्टा ओ, यहाँ है डेल्टा टी, क्योंकि वो थे अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, तो डेल्टा ओ। ये है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा, ये औसत ऊर्जा तल, इससे इनकी 0.4 ज़्यादा होगी केवल डेल्टा टी औसत से, और इनकी 0.6 कम होगी। वहाँ उल्टा था, ध्यान है तुम्हें? 0.6 औसत से इनकी ज़्यादा थी, ऊपर 0.6 था, नीचे 0.4 था। यहाँ उल्टा है। तो तुम्हें इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, ये डायग्राम याद रखना है, क्योंकि पेपर में तुमको चतुष्फल ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। चतुष्फलकीय यौगिकों में डी कक्षकों के विपाटन को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अच्छा, ये है T2G कक्षक, आपको पता ही है, मैंने पहले ही कहा है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड T2G होते हैं। यहाँ और ये कौन से हैं? EG। वहाँ ध्यान करो, ये EG कक्षक ऊपर थे और ये T2G नीचे थे अष्टफलकीय में। यहाँ उल्टा है, T2G ऊपर है, EG नीचे हैं। तो अब फटाफट, ये इतना सा टॉपिक है, बुक में थोड़ा सा दे रखा है तो हम पढ़ लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है। वीडियो को पॉज करो और आज से नोट करो। कर लिया? अब बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम एक बढ़िया टॉपिक सामने देखो, हम बात करते हैं संकुल यौगिकों के रंग की। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिकों का रंग। एक बात बताओ, संकुल यौगिक की आकृति, संकुल यौगिक के चुंबकीय गुण और संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु के संकरण, इन तीनों की व्याख्या तो आपको पता ही है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करती है, संयोजकता बंध सिद्धांत करता है। पर आपसे कभी संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या करवाए, संकुल यौगिकों के रंग को आपसे समझाने को कहे, तो आप उसको समझाने के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की हेल्प लोगे। दिमाग में क्लियर कर लो, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या काम आता है? संकुल यौगिकों के रंग को समझाता है।
ठीक है, तो संकुल यौगिकों के रंग को समझाने के लिए आप क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की हेल्प लेनी है। ठीक है, अब इसको समझो। यदि किसी संकुल यौगिक के निम्न ऊर्जा के डी कक्षक, आपको पता ही है संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु आयन है उसके डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक निम्न ऊर्जा के डी कक्षक, अरे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से समझा रहा हूं मैं। आपको पता ही है कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, एक निम्न ऊर्जा के और उच्च ऊर्जा के। यदि संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु आयन के निम्न ऊर्जा के कक्षकों में, डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित मतलब अकेला, तो वो संकुल यौगिक कलरफुल होगा, उसका रंग होगा। ठीक है, अरे ठीक है, इस बात को मैं लिखता हूं, आपको समझाता भी चलता हूं। यदि संकुल यौगिक में, समझते हुए चलना, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन के निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों में, अरे केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक दो भागों में विभाजित होंगे ना, है दो भागों में विभाजित होंगे ना, निम्न ऊर्जा के और उच्च ऊर्जा के। निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक हो, दो हो, तीन हो, पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सूर्य के प्रकाश के किसी विशेष रंग की, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, तो सूर्य के प्रकाश के किसी विशेष रंग मतलब किसी एक रंग की ऊर्जा ग्रहण कर, तो ये इलेक्ट्रॉन सूर्य के प्रकाश के किसी विशेष रंग की ऊर्जा ग्रहण करता है। वह इलेक्ट्रॉन जो कहाँ उपस्थित है, निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों में। जब सूर्य के प्रकाश से किसी विशेष रंग की, मतलब किसी एक रंग की, किसी विशेष रंग की, रंग प्रकाश में 7 रंग हैं और 7 रंग में ऊर्जा होती है, तो किसी रंग की, किसी विशेष रंग की ऊर्जा अवशोषित कर या ग्रहण कर, अवशोषित कर निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में गमन करता है। मतलब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वह सूर्य के प्रकाश के किसी विशेष रंग की ऊर्जा ग्रहण कर निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से वो कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में। वह उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में जाने के लिए उसे ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी। सही है, यह घटना क्या कहलाती है, डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण का मतलब समझ गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में गमन, यह घटना कहलाती है डीडी संक्रमण। ठीक है, अच्छा, संकुल यौगिक जो है अपना, संकुल यौगिक अवशोषित रंग, आपको ध्यान होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ने किसी विशेष रंग की ऊर्जा अवशोषित की थी, जिस रंग की ऊर्जा अवशोषित की वो हो गया अवशोषित रंग के पूरक रंग का दिखाई देता है। इसका मतलब पहले समझाया था कभी डी ब्लॉक में, जैसे मान लो सूर्य के प्रकाश का उसने लाल रंग अवशोषित किया, तो परावर्तित प्रकाश में कितने रंग बचे, 6।
जैसे मान लो ये संकुल यौगिक है, इस पर ये 7 रंग गिर रहे हैं, तो 7 रंग में से लाल रंग इसने अवशोषित कर लिया, तो परावर्तित प्रकाश में 6 रंग ही तो बचे, सूर्य प्रकाश में 7 रंग थे। तो परावर्तित रंग मिलके जो रंग बनाएंगे वो कहलाएगा पूरक रंग। अवशोषित रंग लाल और जो परावर्तित प्रकाश में 6 रंग हैं वो मिलके जो रंग बनाएंगे वो कहलाएगा पूरक रंग। और उस रंग का हमें दिखाई देगा, लाल नहीं दिखाई देगा है। जैसे संकुल यौगिक ने लाल रंग अवशोषित किया तो परावर्तित प्रकाश में 6 रंग बचे, वो मिलके जो रंग बनाएंगे वो पूरक रंग हो गया, वही तो हमारी आंखों में पहुंचेगा। तो हमें संकुल यौगिक जो है वो पूरक रंग का दिखाई देगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंग दिखाई नहीं देगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, देख लो इधर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया इसका TiH2O का होल 6 और +3 है, इसके रंग की व्याख्या कर रहा हूं मैं। तो इसको आपको डायग्राम से समझाता हूं कि ये रंग है इसका या रंग नहीं है। इसमें केंद्रीय धातु कौन है? टाइटेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए 22 होता है। सही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ऑर्गन जिसका 18, 3d2 4s2, तो ये हो गया इसका 22, 18 और 2 20 और 2 22। पर इसमें है ये Ti+3, ऑक्सीजन अंक निकाल लो, x + 0 = +3। तो इसमें है Ti+3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3D में कितना बचेगा? 1, 2 बाहर से फिर 1 यहाँ से, तो 3D में इसके 1 हैं। ये इसके बना दिए मैंने समरंस कक्षक, नाम पता ही आपको, लिख सकते हो चाहो तो, dxy/dy/z। इनमें 1 इलेक्ट्रॉन है, dxy dy/z dxz, ये है dx² और ये dz²। तो इनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब इससे लिगेंड जुड़ेंगे, लिगेंडों के कारण, किसके कारण? लिगेंडों के कारण। लिगेंड कौन जुड़ रहे हैं इससे? जल के अणु 6। तो लिगेंडों के कारण इसके डी कक्षक 2 भागों में पार्टित हो जाएंगे। अब ऊपर कौन से आएंगे मुझे ये बताओ आप। तो ऊपर आएंगे dx² और dz²। ये ऊपर क्यों आए? क्योंकि इसमें समन्वय संख्या 6 है, और जब समन्वय संख्या 6 होती है, अरे केंद्रीय धातु से 6 उपसेचक बन जुड़ रहे हैं, तो यौगिक कैसा होता है? अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय यौगिक में आपको पता होना चाहिए कि लिगेंडों के रास्ते में ये कक्षक आते हैं, इनकी ऊर्जा होगी अधिक और इनकी ऊर्जा रह जाएगी कम। ये है dxy, dy/z और dxz। तो यहाँ पर dxy में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर, hν लिख देता हूँ। hν किसको दर्शाता है? सूर्य के प्रकाश को। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में चला जाएगा। ये वही है dx²/2। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। सही है। अब इसने इस कार्य के लिए क्या ग्रहण, ये तो घटना हो गई dd संक्रमण। सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से कहाँ गया? उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में। तो इसने सूर्य के प्रकाश के किसी एक विशेष रंग की ऊर्जा ग्रहण की होगी। जिस रंग की ऊर्जा ग्रहण की होगी, जिस रंग की ऊर्जा अवशोषित की होगी, उसके पूरक रंग का ये हमें दिखाई देगा संकुल यौगिक। रंग तो इसका है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब तुम रंग का कारण समझ गए होंगे। तो इसको एक काम करो, नीचे लिख सकते हो यह रंगहीन हो। पूरी भाषा में भी लिख सकते हो, हैं? लिख सकते हो कि इसमें केंद्रीय धातु आयन Ti+3 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूरी भाषा में समझा सकते हो, अपनी भाषा लैंग्वेज खुद सेट कर सकते हो। तो इसको वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसे भी आप फटाफट नोट करो, फिर आगे देखते हैं। फिर पानी लाइए, वो पानी। हाँ, ये आपने नोट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद संकुल यौगिकों का स्थायित्व। अब हम चैप्टर के लास्ट में हैं। एक वीडियो और बनेगी दोस्तों इस चैप्टर पर, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपके मिलने वाले
या आपके 12th में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और वीडियो नहीं देख रहे हैं उनसे कहना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो रेगुलर जुड़ जाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संकुल यौगिकों का स्थायित्व। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है, तो इसलिए ढंग से पढ़ लें। संकुल यौगिकों के स्थायित्व की बात करते हैं। देखो, जो केंद्रीय धातु है या केंद्रीय धातु आयन है, या ऐसे कह लूँ धनावेशित केंद्रीय धातु है। आपको जो पता ही है, केंद्रीय धातु आयन जो होता है वो धनावेशित होता है। धनावेशित केंद्रीय धातु से जो लिगेंड जुड़ते हैं वो उपसह संयोजक बंध बना करके संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ही बनेगा ना। मान लो ये लिगेंड उदासीन है, अब ये जैसे 4 हुए तो होल 4 आ जाएगा ना। जैसे अपन लिखते थे, ध्यान करो, जैसे मैंने लिखा Cu+2 + 4 NH3, तो ये तो संकुल यौगिक बनेगा Cu NH3 का होल 4 और ऊपर आवेश +2। क्लियर? मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि धनावेशित केंद्रीय धातु से लिगेंड उपसह संयोजक बंध बनाकर संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। बन गया ये संकुल यौगिक। अच्छा, जल में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जल में यह संकुल यौगिक जो होता है ये आंशिक अपघटित होता है, मतलब बहुत कम टूटता है, पर टूटता तो है। तो ये अभिक्रिया इसलिए मैंने उत्क्रमणीय लिखी है। सही है। तो मैंने 2 बात कही, धनावेशित केंद्रीय धातु से लिगेंड उपसह संयोजक बंध बनाकर संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, और ये संकुल यौगिक जल में आंशिक अपघटित होते हैं, मतलब कुछ टूटते हैं, थोड़ा बहुत टूटते हैं। पर जब ये टूटते हैं तो कैसी अभिक्रिया चलती है जल में? उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती है। तो हम यही बात लिखना चाहता हूं मैं आपके सामने, समझ लेना। संकुल यौगिक यहां से लिखते हैं, धनावेशित केंद्रीय धातु या केंद्रीय धातु आयन लिख लो, एक ही बात है। धनावेशित केंद्रीय धातु से लिगेंड उपसह संयोजक बंध बनाकर संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, अतः जल में निर्माण करते हैं, और आगे लिख सकते हैं जल में संकुल यौगिक क्या होते हैं? आंशिक अपघटित, मतलब थोड़ा बहुत टूटते भी हैं, मतलब यह अभिक्रिया वापस ऐसे भी चलती है। जल में संकुल यौगिक आंशिक अपघटित होते हैं। आंशिक अपघटित होते हैं, अतः जल में निम्न अभिक्रिया, नीचे जो लिखी हुई है, अतः जल में निम्न अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। यह धनावेशित केंद्रीय धातु है, इससे X लिगेंड जुड़े, X कोई संख्या है, और ये बन गया संकुल यौगिक, और ये इस पर आवेश आ गया प्लस है। लिगेंड उदासीन है, ये इधर भी चलती है और थोड़ी बहुत इधर भी चलती है, क्योंकि संकुल यौगिक जल में आंशिक अपघटित होते हैं। ये अभिक्रिया जल में चल रही है। सही है। तो ये जब अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो साम्य जरूर आएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आपको पता ही है साम्य आता है। साम्य वह अवस्था होती है जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है। सही है। तो क्या आ जाता है? साम्य। तो साम्य पर साम्य नियतांक आता है। केसी साम्य नियतांक है,
क्या है ये? साम्य नियतांक। साम्य नियतांक का आपको फॉर्मूला लिख सकते हो, उत्पाद की सांद्रता, ये उत्पाद है, ये सांद्रता का है सिंबल, वर्गाकार कोष्टक, दूसरा जो बड़ा लगा रखा है ये सांद्रता का सिंबल है। उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारकों की सांद्रता। क्रिया कारक ये है, एक तो ये केंद्रीय धनावेशित केंद्रीय धातु और लिगेंड, और गुणांक घातों में जाते हैं, लिगेंड का गुणांक है x। तो ये हो गया साम्य नियतांक का फॉर्मूला, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारकों की सांद्रता, गुणांक पहुंचते हैं घातों में। सही है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? जो ये फॉर्मूला कहना चाहता है कि केसी जो है वो समानुपाती है। केसी साम्य स्थिरांक, साम्य नियतांक, या केसी को सुनो क्या कहेंगे, केसी जो है ये इसके समानुपाती है, क्योंकि ये ऊपर है और ये भी ऊपर है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो केसी का मान अधिक आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ संकुल यौगिक की सांद्रता ज़्यादा होगी तो केसी ज़्यादा आएगा। तो केसी किसके समानुपाती हुआ? संकुल यौगिक की सांद्रता। ये संकुल यौगिक की तो है और ये ऊपर है इस फॉर्मूले में, तो केसी संकुल यौगिक की सांद्रता के समानुपाती है। बात को समझ लो, संकुल यौगिक की सांद्रता ज़्यादा तो केसी ज़्यादा। और संकुल यौगिक की सांद्रता ज़्यादा कब होगी? जब संकुल यौगिक स्थायी अधिक हो। बात को समझना, संकुल यौगिक की सांद्रता ज़्यादा है, इसका मतलब संकुल यौगिक अधिक स्थायी है। अब दिमाग से सोचो, संकुल यौगिक की मात्रा ज़्यादा है तो संकुल यौगिक का विघटन कम हो रहा है, अपघटन कम हो रहा है। अरे संकुल यौगिक का अपघटन जितना कम होगा संकुल यौगिक की सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी। संकुल यौगिक का अपघटन कम हो रहा है, इसका मतलब संकुल यौगिक का स्थायित्व ज़्यादा है। संकुल यौगिक स्थायी होगा तो कम अपघटित होगा, और कम टूटेगा तो संकुल यौगिक की सांद्रता ज़्यादा होगी। मतलब संकुल यौगिक की सांद्रता ज़्यादा होने पर संकुल यौगिक का स्थायित्व अधिक होगा। तो एक तरह से केसी जो है वो संकुल यौगिक के स्थायित्व के समानुपाती है। यदि किसी संकुल यौगिक का केसी ज़्यादा है तो उस संकुल यौगिक का स्थायित्व ज़्यादा है। तो संकुल यौगिक के स्थायित्व को हम केसी से समझ सकते हैं, साम्य नियतांक से। तो हम कह सकते हैं यदि किसी संकुल यौगिक का साम्य स्थिरांक को स्थायित्व स्थिरांक भी बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये स्थायित्व को समझा रहा है। साम्य स्थिरांक को क्या भी बोल सकते हैं? स्थायित्व स्थिरांक। यदि किसी संकुल यौगिक का साम्य स्थिरांक अधिक है, केसी अधिक है, तो सीधी सी बात है तो वह संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा। दोनों समानुपाती हो गए ना, तो वह संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा। मेरी बात को समझो, मान लो आपको दो संकुल यौगिक दे रखे हों, दोनों के केसी के मान दे रखे हों, तो जिसका केसी अधिक वो संकुल यौगिक स्थायी अधिक। सही है ना? तो संकुल यौगिकों के स्थायित्व को हम केसी से समझ सकते हैं, इसलिए ये सब कुछ किया है। नोट करो, कर लिया नोट। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक। चैप्टर को फिनिश तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज का लास्ट टॉपिक होगा आज की वीडियो का। पेपर में क्वेश्चन इनमें से भी आ जाते हैं, तो इन लास्ट के टॉपिकों को लड़के क्या करते हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो चैप्टर के स्टार्टिंग के टॉपिक लड़कों के ज़्यादा सॉलिड होते हैं, और चैप्टर के लास्ट में पहुंचते पहुंचते लड़के ढीले होते चले जाते हैं। चैप्टर के लास्ट के टॉपिक लड़के के क्या हो जाते हैं, वीक, क्योंकि वो खुद वीक हो जाता है लास्ट तक पहुंचते, है ना। तो और एग्जामिनर क्या करता है, इसी बात को जानता है कि लड़का चैप्टर के स्टार्टिंग के टॉपिकों में ज़्यादा मेहनत करता है और लास्ट के टॉपिकों में कम मेहनत करता है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पीछे के टॉपिकों से भी दे देता है। तो हम पढ़ेंगे संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक।
प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। पहले 3 कारक पढ़ने हैं हमें। पहला पढ़ेंगे केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व। सिंपल से हैं, ढंग से पढ़ लेना। सही है। केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व, जैसे मान लो आपके पास 2 केंद्रीय धातु हैं, एक Fe+2 है और एक Fe+3 है। एक Fe+2 है, एक Fe+3 है। आवेश घनत्व का फॉर्मूला ये होता है, इसको डायरेक्ट मैं फॉर्मूले से समझाता हूँ। आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है आवेश बटे त्रिज्या। ये आवेश घनत्व निकालने का तरीका है, आवेश बटे त्रिज्या। सही है। अच्छा, 2 संकुल यौगिक है, एक में केंद्रीय धातु आयन ये है और एक में ये है। दोनों में से मुझे बताइए किसका आवेश घनत्व ज़्यादा है? इसका। भाई सीधी सी बात है, इसका आवेश ज़्यादा है, त्रिज्या लगभग बराबर है दोनों की, तो आवेश इस पर ज़्यादा है, इसलिए इसका आवेश घनत्व ज़्यादा होता है। अच्छा, दोनों से लिगेंड जुड़ेंगे। मान लो लिगेंड जुड़ रहे हैं Cn-। केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड जुड़े होते हैं, दोनों में Cn- जुड़ रहे हैं, मान लेते हैं। तो Cn- उपसहसक बंध बना के जुड़ते हैं, लिगेंड से उपसहसक बंध बनाकर जुड़ते हैं केंद्रीय धातु आयन से। अगर केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व ज़्यादा है, मतलब एक तरह से उस पर आवेश की मात्रा ज़्यादा है, घनत्व मतलब मात्रा, तो उपसहसंयोजक बंध लिगेंड प्रबल बनाएंगे। तो Fe+2 और Fe+3 में कौन सी केंद्रीय धातु आयन प्रबल उपसहसंयोजक बंध बनाएगी? ये, क्योंकि इस पर आवेश घनत्व ज़्यादा है, तो इससे लिगेंड जो जुड़ेंगे वो प्रबल उपसहसंयोजक बंध बना करके जुड़ेंगे। ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो प्रबल सहसंयोजक बंध बनेगा। सही है। तो सीधी सी बात है, इसका संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा, क्योंकि उसमें बंध कैसे होंगे? प्रबल, और जिसमें बंध प्रबल होते हैं वो अधिक स्थायी होता है। तो बताओ मेरी बात सही है क्या? केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करता है? करता है। यदि केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व ज्यादा है तो निर्मित उपसहसंयोजक बंध प्रबल होंगे, और निर्मित उपसहसंयोजक बंध प्रबल होंगे तो संकुल यौगिक स्थायी अधिक होगा। बात को समझ लो। हम इस बात को लिख सकते हैं, सही है, हम इस बात को समझते हुए लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इस बात को, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं केंद्रीय धातु आयन का क्या अधिक होने पर? आवेश घनत्व अधिक होने पर। अभी समझाया है मैंने, आवेश घनत्व अधिक होने पर निर्मित उपसहसंयोजक बंध प्रबल होते हैं। निर्मित उपसहसंयोजक बंध कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। आता है केंद्रीय धातु आयन का जब निर्मित उपसहसंयोजक बंध अधिक प्रबल होंगे, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये निकला। आता है केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व अधिक होने पर आवेश घनत्व अधिक होने पर संकुल यौगिक अधिक स्थायी होता है। तो संकुल यौगिक को केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व भी प्रभावित करता है। संकुल यौगिक अधिक स्थायी होता है।
एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक लिखा मैंने K4FeCN6, ये तो फर्स्ट संकुल यौगिक है, फर्स्ट मतलब प्रथम। और सेकंड लिखा K3FeCN6। बात को ढंग से समझ लेना, दोनों में केंद्रीय धातु, इसमें Fe+2 है, निकाल लो भले। ऑक्सीकरणांक +4 प्लस Fe का x, Cn का -1, तो 6 का -6 बराबर 0। तो इसमें केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरणांक +2 आएगा, इसी तरह इसमें +3 आएगा। तो फर्स्ट संकुल यौगिक में Fe+2 है केंद्रीय धातु आयन, और सेकंड संकुल यौगिक में Fe+3 है। तो और लिगेंड दोनों में एक जैसे हैं, तो सीधी सी बात है ये संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा, क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व अधिक है। हम नीचे लिख सकते हैं, फर्स्ट संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन, अरे आवेश निकाल लो ना, केंद्रीय धातु आयन का आवेश निकाल नहीं जानते क्या आप? केंद्रीय धातु आयन Fe+2 है, Fe+2 व सेकंड संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन Fe+3 है। सही है। आता है सेकंड संकुल यौगिक में जब इसका आवेश घनत्व अधिक है Fe+3 का, तो सेकंड संकुल यौगिक में उपसहसंयोजक बंध प्रबल होने से सेकंड संकुल यौगिक में उपसहसंयोजक बंध प्रबल होने से यह अधिक स्थायी होगा। किससे अधिक स्थायी होगा? फर्स्ट से। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, मैं तुमको आकार का क्रम दिखाता हूं। एक आकार का क्रम मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ढंग से देखना, ठीक है ना? Fe+2 CO+2 Ni+2, और इस आकार के क्रम को याद रख लेना, थोड़ा सा काम आएगा ये। मतलब सबसे बड़ा आयन होता है Fe+2 और सबसे पहला होता है CO+2, ये आकार का क्रम है। तो आवेश घनत्व का क्रम बताओ क्या आएगा? आवेश घनत्व का क्रम लिखें तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आवेश घनत्व होता है आवेश बटे त्रिज्या है। सब पर आवेश तो एक जैसा है ना, है? तो आकार घट रहा है मतलब त्रिज्या घट रही है। अरे आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? आवेश बटे त्रिज्या। अब सब पे आवेश तो एक जैसा है और त्रिज्या घट रही है, आकार घट रहा है, तो आवेश घनत्व तो बढ़ेगा ही तो सही। तो आवेश घनत्व का क्रम यही तो आएगा, उल्टा हो जाएगा ना। बुद्धि लगाओ अपनी। तो सबसे अधिक आवेश घनत्व Cu+2 का होगा, है? तो इन चारों में बात करें, आते हैं इनमें Cu+2 के संकुल यौगिक सर्वाधिक स्थायी होंगे, क्योंकि इस पर आवेश घनत्व सबसे अधिक। तो इसके आवेश, मान लो एक संकुल यौगिक दे रखा है जिसमें केंद्र धातु आयन Fe+2 है, और एक दे रखा है जिसमें केंद्र धातु आयन Cu+2 है। तो Cu+2 है जो उसका आवेश घनत्व अधिक होने से इनमें Cu+2 के संकुल यौगिक अधिक स्थायी होंगे। कारण समझ लो, क्योंकि Cu+2 का आवेश घनत्व सबसे अधिक है, Cu+2 के संकुल यौगिक सबसे अधिक स्थायी होंगे। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक पर समझने का टॉपिक है। संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाला कारक पहला पढ़ाया मैंने, केंद्रीय धातु आयन का आवेश घनत्व। तो आप समझोगे तो बढ़िया रहेगा, रटोगे तो बहुत हार्ड है। नोट करो इसे, फिर आगे पढ़ते हैं।
क्लियर। अब हम पढ़ते हैं स्थायित्व को प्रभावित करने वाला सेकंड कारक, लिगेंडों की प्रकृति। दूसरा कारक लिगेंडों की प्रकृति। तो बात कर रहे हैं दोस्तों हम लिगेंडों की प्रकृति की। पहली बात, जो लिगेंड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। मैं एक संग लिखूंगा, पहले समझ लो। आपको पता ही है लिगेंड दाता परमाणु होता है, लिगेंड दाता होता है, और केंद्रीय धातु आयन ग्राही होता है। लिगेंड बंध बनाने में अपने इलेक्ट्रॉन देता है, और लुईस कहता है जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्षार होता है। तो लिगेंडों की प्रकृति कैसी हुई? क्षारीय, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं। लिगेंड भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल लिगेंड जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति अधिक, या इलेक्ट्रॉन त्यागने की या उपसहसक बंध में इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति अधिक है। अब लिगेंडों की प्रकृति इनकी अधिक होती है प्रबल लिगेंडों की, है मतलब प्रबल लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो जो उपसहसंयोजक बंध हैं वो प्रबल बनाएंगे प्रबल लिगेंड, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, इजीली उपसहसक बंध का निर्माण करेंगे। तो प्रबल लिगेंडों के कारण जो उपसहसक बंध बनेंगे वो होंगे प्रबल, क्योंकि प्रबल लिगेंड जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक, या नु कहूं प्रबल लिगेंडों की क्षारीयता अधिक होती है। अरे जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक वो अधिक क्षारीय है। तो हम ये बात ही समझ लेते हैं। तो बताओ क्या लिगेंडों की प्रकृति प्रभावित नहीं करती? संकुल यौगिकों के स्थायित्व को करती है। यदि लिगेंड प्रबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो निर्मित उपसहसंयोजक बंध प्रबल होगा, और उपसहसंयोजक बंध प्रबल बनेगा तो संकुल यौगिक स्थायी अधिक होगा। सही है। तो हम इसको समझते हुए लिख लेते हैं कि लिगेंडों की प्रकृति क्षारीय होती है, क्लियर। लिगेंडों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? क्षारीय होती है। दुर्बल लिगेंड की तुलना में प्रबल लिगेंड के अधिक क्षारीय होने के कारण, सवाल समझा है? दुर्बल और प्रबल लिगेंड में अधिक क्षारीय कौन होता है? प्रबल लिगेंड होता है भाई, क्योंकि प्रबल लिगेंड की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होगी वो अधिक क्षारीय होगा। तो दुर्बल लिगेंड की तुलना में प्रबल लिगेंड के अधिक क्षारीय होने से प्रबल लिगेंड प्रबल उपसहसंयोजक बंध बनाता है। प्रबल मतलब मजबूत। बंध बनाता है। तो कौन से संकुल यौगिक अधिक स्थायी होंगे? जिनमें प्रबल लिगेंड होंगे कि दुर्बल लिगेंड? प्रबल लिगेंड आते हैं वे संकुल यौगिक अधिक स्थायी होते हैं जिनमें प्रबल लिगेंड होते हैं, क्योंकि वो प्रबल लिगेंड प्रबल उपसहसक बंध बनाते हैं। अधिक स्थायी होते हैं जिनमें प्रबल लिगेंड होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, चलो। एक तो लिखा, चलो मैंने पीटी एग्जाम्पल। फर्स्ट संकुल यौगिक तो ये लिखा PtF4, और सेकंड ये लिखा PT
Cl4-2। दोनों में केंद्रीय धातु आयन तो कांस्टेंट है Pt+2। तो यहाँ लिगेंड देखोगे, इसमें है फ्लोरो F- और इसमें Cl-। सही है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड प्रबल है। तो हम नीचे लिख रहे हैं लिगेंडों की प्रबलता का क्रम। लिगेंडों की किसका क्रम लिख रहा हूं मैं? प्रबलता का क्रम। इसकी जरूरत पड़ेगी ना आपको, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये तो पता चल गया इसमें लिगेंड फ्लोरो है, इसमें क्लोरो है, प्रबल लिगेंड कौन है। तो लिगेंडों की प्रबलता का क्रम। सही है। इसको स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। पेपर में आ जाए स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो हम कह सकते हैं लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निर्मित श्रेणी कहलाती है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। लिगेंडों की प्रबलता का क्रम। सही है। सबसे दुर्बल लिगेंड है I-, उससे अधिक प्रबल है Br-, फिर Cl-, फिर F-। सही है। फिर है OH-। लिगेंडों की प्रबलता का क्रम है, फिर ऑक्सीलेटो, फिर H2O। आपको ध्यान होगा ये सभी दुर्बल लिगेंड हैं। यहाँ तक H2O तक सभी लिगेंड दुर्बल हैं। तो इनमें भी सबसे अगर दुर्बल की बात करें तो I-, और इनमें सभी दुर्बल लिगेंडों में सबसे प्रबल है H2O। ठीक है। तो ये सबसे H2 हो गया। फिर है आइसोथायोसाइनेटो NCS-, फिर प्रीडीन, फिर एथेन बंटू डाइएमीन, फिर NO2-, फिर CN- और CO। आप इसको याद रखें। ये लिगेंडों की ये सभी प्रबल लिगेंड हैं। सबसे प्रबल लिगेंड है कार्बोनिल CO। अब बताओ F- और इसमें है Cl- लिगेंड, तो दोनों में से प्रबल कौन सा है? F-। सही है क्या? जब F- प्रबल लिगेंड है तो इसमें उपसहसयोजक बंध फर्स्ट यौगिक में अधिक, हम नीचे आगे लिख सकते हैं, इधर साइड में लिख रहा हूं, F- Cl- से प्रबल लिगेंड है, आता है फर्स्ट संकुल यौगिक, सेकंड से अधिक स्थायी है। भाई सीधी सी बात है, F- अधिक प्रबल लिगेंड है। जब F- अधिक प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंड है तो इस उपसहसयोजक बंध प्रबल लिगेंड प्रबल उपसहसयोजक बंध बनाता है, इसमें उपसहसयोजक बंध प्रबल बनेंगे। और जब इसमें उपसहसयोजक बंध प्रबल बनेंगे तो सीधी सी बात है फर्स्ट संकुल यौगिक सेकंड संकुल यौगिक से अधिक क्या होगा? स्थायी होगा। क्लियर? तो इसको भी नोट कर लो। लिगेंडों की प्रकृति भी संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करती है। क्लियर? इसके बाद अब हम पढ़ते हैं नंबर 3, प्रभावित करने वाला कारक। लास्ट तीसरा, प्रभावित करने वाला कारक है कीलेट वलय या कीलेट वलयों की संख्या। कीलेट वलय लिख देता हूं केवल। कीलेट वलय ध्यान है ना, द्विदंतिक या बहुदंतुक लिगेंड है। जब केंद्रीय धातु आयन के साथ, ये द्विदंतुक लिगेंड है, उपसहसयोजक बंध बनाते हैं तो क्या बनती है? एक वलय, कीलेट वलय बनती हैं। द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसयोजक बंध का निर्माण करते हैं तो वलय बनती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कीलेट वलय। कीलेट वलयों की संख्या बढ़ने पर, कीलेट वलयों की संख्या बढ़ने पर संकुल यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है।
ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो ये केंद्रीय धातु आयन है, इससे ये 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं। कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं? 6। पर ये सभी एक दंतुक लिगेंड हैं। केंद्रीय धातु आयन से 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं, 6 की 6 एक दंतु है, तो कोई वलय नहीं है इसमें, कीलेट वलय। अब केंद्रीय धातु आयन से मान लो लिगेंड तो जुड़ रहे हैं 3, पर तीनों के तीनों द्विदंतुक लिगेंड हैं, EN हैं। तो इसमें कितनी कीलेट वलय हैं? 3 EN जुड़ रहे हैं, तो वलय बन गई 3, 1, 2 और 3। 3 वलय बन गई ना। 1 EN जुड़ेगा तो 1 वलय बन जाएगी। अब ये अधिक स्थायी होगा भाई। ये अधिक स्थायी क्यों होगा? कीलेट लिगेंडों की संख्या यहाँ 0 है या 3 है। जैसे जैसे कीलेट वलयों की संख्या यहाँ 0 है, या कीलेट वलय कितनी है? 3। कीलेट वलयों की संख्या बढ़ती है तो संकुल यौगिकों का स्थायित्व बढ़ता है। सुनो, यहाँ पर प्रत्येक लिगेंड एक बंध बना करके जुड़ रहा है, आराम से तोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है। पर यहाँ पर लिगेंड प्रत्येक 2 बंध बना के जुड़ रहा है, तो सीधी सी बात है यार, यहाँ से इस संकुल यौगिक में इन लिगेंडों को हटाना कठिन कार्य है। यहाँ 2 बंध तोड़ने पड़ेंगे। तो कीलेट वलयों की संख्या बढ़ने पर एक तरह से लिगेंड आप समझ सकते हो, कीलेट वलयों की जैसे संख्या बढ़ती है तो लिगेंड प्रबलता से जुड़ता है संकुल यौगिक में, प्रबलता से जुड़ेगा केंद्रीय धातु आयन से। भाई यहाँ पर लिगेंड एक बॉन्ड तोड़ना, लिगेंड हट गया। यहाँ पर एक लिगेंड को हटाने के लिए डबल बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, तो ये संकुल यौगिक अधिक स्थायी हुआ। कीलेट वलयों की संख्या बढ़ने पर संकुल यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है। स्थायित्व का क्रम डाल करके इसको भी चाहे तो नोट कर लेना, नोट करो, स्थायित्व का क्रम लिख करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो एक लास्ट वीडियो कल बनाएंगे हम इसकी, और कल शायद शनिवार है तो सोमवार को मिल लेंगे। एक वीडियो और आएगी इस चैप्टर में, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन और एक छोटा सा टॉपिक और रहा है संकुल यौगिकों के उपयोग वगैरह, वो देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर कर देना। लाइक करने में कंजूसी करते हैं, वीडियो बटन दबाने में जोर आ रहा है। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।